हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर को पढ़ने का एक यूनिक तरीका है। वो तरीका क्या है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इस फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, है ना। अब देखो, चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले उसका नाम लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे बेसिक चीज क्या होता है क्लास 10th के अंदर, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। यही है। इस पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे सीबीएसई आपसे कौन से क्वेश्चन पूछेगा, एंड 101% आपसे उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स पेपर में पूछे जाएंगे। इवन उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी फ्रेम किया गया है। तो अगर आपसे टीचर ये पूछते हैं कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, इसका सेंस क्या है, इसको हम कैसे समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना। तो मैं आपको इस पार्ट में यही चीजें बताने वाला हूं कि कोई कहता है ना कि अगर तुझे फॉर्मूला पता होगा तो तू आराम से क्वेश्चन कर लेगा, बट इतना इजी नहीं होता है दोस्त। अब फॉर्मूला पता होने के बावजूद क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि यार ये इस फॉर्मूले पे होना था, हम पता ही नहीं चला। उसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन। यानी फॉर्मूला तो वही लगेगा लेकिन क्वेश्चन को फ्रेम इस तरीके से किया गया है कि सामने वाला बंदा उसको टाइम लगे समझने में। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, और आप रिलेट कर पाओगे कि उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। इवन प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लो 10 साल के, आपको दिखेगा कि इस चैप्टर में से उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। वो ये है कि अभी तक हम लोगों ने जो ग्राफ बनाना सीखा था क्लास 9th के अंदर, उसमें हमने ये देखा था। यहाँ पे पहली बात मैं बनाता हूँ एक ग्राफ, समथिंग ऐसा छोटा सा ही। अब देखो, ये जो होता है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है, और ये जो होता है वो मेरा वाई एक्सिस होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है ओरिजिन। ठीक है। अगर आप इसको नीचे की तरफ बढ़ा दो साउथ डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाता है। और इधर अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ा दो एक्स एक्सिस को, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाता है। इतना आपको पता था। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए था कि अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं विच इज एक्स कॉमा वाई। ये एक्स और वाई क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूं अगर आप भूल चुके हो, है ना। तो देखो, ये जो एक्स होता है इसका मतलब होता है, लेट से दिस पॉइंट इज ए, नाम दे दिया हमने इस पॉइंट का। सो एक्स का मतलब होता है कि ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। जैसे कि एक्स पर ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, और ये 4 यूनिट है। तो मैं कहूंगा कि ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चला, यानी कितने यूनिट चला, तो 4 यूनिट चला। आप ऐसे देखिए, 1 2 3 और 4, तो ये पॉइंट जो है वो 4 यूनिट पर है। अब सिमिलरली 1 2 एंड 3, अब मैं y कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं तो मैं देखूंगा कि ये ए पॉइंट y एक्सिस पर कितना चला, 1 2 और 3 यूनिट चला। तो ये हो जाएगा 4 3। तो कहीं पर भी अगर 4 3 या समथिंग लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि पहला वाला डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर चले हुए यूनिट को शो करता है, और दूसरा वाला डिस्टेंस वाई एक्सिस पर चले हुए यूनिट को शो करता है। इतना हमने क्लास 9th में पढ़ा था और हमें इतना ही जानना था, इतना ही हमें रिवाइज करना था। अब इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। जैसे कि वाई एक्सिस जो होता है इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, टी है ऑर्डिनेट। और जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम एब्सिसा के नाम से भी जानते, CISS, एब्सिसा। अब ये ऑर्डिनेट और एब्सिसा पे कंफ्यूज मत होना। एक्स एक्सिस और एब्सिसा एक ही चीज है, और वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट एक ही चीज है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये भी बोल दिया जाता है कि एब्सिसा
और क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये भी बोल दिया जाता है ऑर्डिनेट। तो बस आपको पता होना चाहिए कि एब्सिसा लिखा है मतलब एक्स एक्सिस की बात की जा रही है, और ऑर्डिनेट लिखा है इसका मतलब वाई एक्सिस की बात की जा रही है। अब इतना हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि 10th क्लास में यूनिक क्या आया। 10th क्लास में यूनिक सिर्फ इतना आया गाइस। दोबारा से मैं एक ग्राफ बनाता हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर अब आपको मल्टीपल पॉइंट्स दे दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने भी पॉइंट्स बना लीजिए। आपको सिर्फ 10th क्लास में यह बता दिया गया कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, लेट से ए और बी, और आपको बोल दिया गया कि अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, जैसे कि पहले वाला पॉइंट x, y और दूसरे वाला पॉइंट भी x, y, क्योंकि दोनों x, y है तो वेरिएबल की नेमिंग में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए पहले वाले को उन्होंने बोल दिया x1, दूसरे वाले को बोल दिया उसने y1, इधर भी x2 और इधर भी y2। तो ये बन चुके हैं आपके a पॉइंट्स और b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। अब ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो मैं इसको भी x2 मान सकता हूं और इसको लेकिन y2 मानना पड़ेगा, और इसको मैं x1 मान सकता हूं तो मुझे इसको y1 मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है, आप किसी को भी मतलब इसको मैं x2 y2 मान सकता हूं या x1 y1 मान सकता हूं, इसको x1 y1 और x2 y2 मान सकता हूं, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए आपके लिए। लेकिन फॉर्मूला को हम अगर स्ट्रेट वे में पढ़े तो बिल्कुल ईजी होगा, इसीलिए हम हमेशा पहले वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानते हैं और दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट्स को हम हमेशा x2 y2 मानते हैं, ताकि हमारे लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। अब अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला बनाया गया वो ये बनाया गया कि AB इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। AB क्या है? ये डिस्टेंस है, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट क्लोज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे यहां पर फॉर्मूले के अंदर क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो x1 माइनस x2 कर देते हैं। कभी भी गलती ना करें, हमेशा इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका इस वे में बनाएं कि हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है, कभी भी छोटे में से बड़े को माइनस नहीं करते हैं, हम हमेशा लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं। तो आप हमेशा मान के चलिए कि x2 एक लार्जर वैल्यू है और x1 एक स्मॉलर वैल्यू है, तो हम हमेशा x2 माइनस x1 करेंगे और y2 माइनस y1 करेंगे, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो, है कि नहीं। अब यहां पर मैं आपको इस फॉर्मूले के बेस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मान लेते हैं कि मेरा ए पॉइंट जो है वो है लेट्स से 4,2 और जो मेरा बी पॉइंट है वो है मेरा 2,2। अब मैंने कहा कि मुझे ए बी निकालना है, तो मैंने सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। पहले वाला जो पॉइंट है ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को मैंने x1 y1 माना, जो दूसरा वाला बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को मैंने x2 y2 माना। फॉर्मूले में मैंने अप्लाई किया और मैंने लिखा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 is 2 then minus and x1 is 4 whole square plus y2 is 2 then minus y1 is also 2 whole square। now again अब हम अगर सॉल्व करें तो 2 माइनस 4 विच इज माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 विच इज 0 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज 0 का होल स्क्वायर करेंगे वो 0 ही देगा। तो बचा क्या, सिर्फ -2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव में कोई भी वैल्यू हो और अगर उसका होल पावर इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, यानी वो पॉजिटिव नंबर देता है, बिकॉज -2 इंटू -2 इज ऑलवेज बिकम +4, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अगर हम किसी भी नंबर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव साइन बना देगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। अब -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो क्या देगा, प्लस का 4। अब अंडर रूट ऑफ 4 हमें पता है कि विच इज इक्वल्स टू 2। यहां पर ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा।
अंडर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 क्यों लिखा हमने, या अंडर रूट ऑफ 8 हम 2√2 क्यों लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो घबराइए मत, पहले मैं आपको ये सिखा दूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा मेजर काम यही है कि आपको वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना, ताकि आपके लिए मैथमेटिक्स बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग ना हो, बिल्कुल भी डरावना ना रहे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं अंडर रूट का कॉन्सेप्ट। सो अंडर रूट ऑफ 4 लिखा है, इसका मतलब होता है 4 रेज टू द पावर 1/2, यानी अंडर रूट हटा देंगे तो 4 की पावर क्या लग जाएगी, 1/2। अब आपको पता है कि 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 रेज टू द पावर 2, एंड मत भूलिएगा कि 4 का होल पावर 1/2 था, तो ब्रैकेट लगा के मैंने होल पावर 1/2 लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद मैं इसको यहाँ पे शो करता हूँ। अब देखिए, a की पावर m हो और होल पावर n हो तो हम बोलते हैं a रेज टू दी पावर m इंटू n। तो सिमिलरली 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 1/2, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, 2 रेज टू दी पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2। सो दैट्स वाई अंडर रूट 4 इक्वल्स टू 2। तो आप कहोगे कि अंडर रूट 8 इक्वल्स टू 2√2 कैसे लिखा आपने सर। तो मैं कहूंगा देखो, इसको करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको कभी भी अंडर रूट निकालना हो किसी नंबर का इन सब फॉर्म में, तो आप एक काम कीजिए, 8 को लिखिए और इसका फैक्टर करिए। एलसीएम निकालने के लिए जो फैक्टर हम करते थे, 2 4 जा, देन 2 2 जा, देन 2 1 जा। फिर आप देख लीजिए कि कितने 2 के पेयर्स बने, यानी किन नंबर्स के पेयर बन रहे हैं। तो इन 2 का एक पेयर बन चुका है, जिससे मैंने 2 निकाल लिया। तो जितने पेयर्स बने, एक ही पेयर बन पाया 2 का, और जो पेयर नहीं बन पाए उसको अंडर रूट में मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख दीजिए। तो आंसर क्या आया, 2√2। समझाने के लिए अगर आपको मिलता है 12, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 2 का एक पेयर बना 2, तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, 2√3। ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस 2 को बाहर हमने इसलिए लिया बिकॉज ये अगर अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो 4 होके मल्टीप्लाई होगा, और 4 3 जा 12 बनता है। तो अंडर रूट ऑफ 12 इक्वल्स टू 2√3। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ये कॉन्सेप्ट भी आपके साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे, बट अभी के लिए आपको इतना बेसिक जानना जरूरी था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये जानना जरूरी है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, हमने ये देखा अंडर रूट का कॉन्सेप्ट। थर्ड चीज हमने और क्या पढ़ लिया कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं एंड वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में हमें कंफ्यूजन ना हो तो उसको याद करने का तरीका भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम असली चीज पे, वो है कि इन डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस किस प्रकार से फ्रेम किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो नोट डाउन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है वो है सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन का सेंस क्या है कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, 1 पॉइंट ए एंड अनदर पॉइंट इज बी। आपको सिंपल डिस्टेंस निकालना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। तो ये होता है सबसे पहला क्वेश्चन, सिंपल। फिर इससे थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या बनता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला को देखो तो डिस्टेंस d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो इसके अंदर टोटल कितनी चीजें हैं, यानी टोटल इसके अंदर d डिस्टेंस है, x2 है, x1 है, y2 है और y1 है। तो अगला क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है वो इस प्रकार किया जाता है कि आपको डिस्टेंस गिवन होगा और इन चार चीजों में से कोई एक चीज मिसिंग होगी और आपको वो फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू 12 यूनिट, और आपसे बोल दिया जाएगा कि पॉइंट ए जो है वो 3, a है और बी पॉइंट जो है वो 4, 2 है। ऐसा दे दिया गया, आपसे बोला गया कि इस ए को फाइंड आउट करो। समझ में आ गया। तो इसके लिए आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे और सॉल्व करने का तरीका क्या है कि बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे। अब आप बोलोगे आप सॉल्व करा के दिखाइए, तो नहीं, सॉल्व जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो इसी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था।
तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होगे। अभी आपका काम क्या है कि जिस वे में मैं आपको बता रहा हूं अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यही होता है असली तरीका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। क्योंकि एक फॉर्मूला के बेसिस पे कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर आपको ये पता है तो डेफिनेटली आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करोगे। आपके लिए मैथमेटिक्स बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होगा। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूला के बेसिस पे ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है। तो अभी आपको बस समझना है, नथिंग एल्स। तो डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में हमें इसको अप्लाई करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा फ्रेम किया जाएगा, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करता हूं और आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें फ्रेम किया जाता है वो है आपका कि आपको 1 2 3 और 4 टोटल 4 पॉइंट्स गिवन होंगे। या आपको 1 2 और 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। अब देखो इन 4 पॉइंट से आपको पता है कि कुछ भी शेप बन सकता है क्वाड्रिलेटरल का, और 3 शेप से कुछ भी शेप बन सकता है किसी ट्राइंगल का। ओके, सो आपको ये बोला जाएगा कि ये बताओ कि इन 4 पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना और इन 3 पॉइंट से कौन सा ट्राइंगल बना। तो आप कैसे पता कर पाओगे? तो मैं बताता हूं। जब आपसे बोला जाए कि किस प्रकार का ट्राइंगल बना, तो आप पहली बात तो क्या करोगे, 1 2 और 3 तीनों डिस्टेंस निकाल लो। लेट से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। सो यू नीड टू कैलकुलेट ए बी फर्स्ट, देन बी सी एंड देन ए सी। अगर तीनों ही साइड आपस में बराबर है, लेट से ये भी 2 आता है, ये भी 2 आता है और ये भी 2 आता है, मतलब इसकी तीनों साइड बराबर है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर सिर्फ 2 साइड बराबर आती है, लेट से दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो कोई भी 2 साइड आपस में बराबर आ जाए, इसका मतलब वो आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल है? आइसोसेल्स। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है कि रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन अगर सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट बनता है तो वो बनता है स्क्वायर एंड रोम्बस। अब स्क्वायर एंड रोम्बस पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्यों बनता है? क्योंकि हमें स्क्वायर एंड रोम्बस की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी याद है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि स्क्वायर एंड रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल्स होती है। तो अगर हमें ये बोला जाए कि यार इन 4 पॉइंट से स्क्वायर बन रहा है या रोम्बस बन रहा है, तो आप कैसे पता लगा पाओगे? तो आप बोलोगे इसकी चारों साइड निकाल लेते हैं, अगर बराबर है तो स्क्वायर है, बराबर है तो रोम्बस है। तो ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। वो पॉइंट जो दोनों में कॉमन है उसके बेसिस पे हम सिमिलैरिटी नहीं बता सकते ना। हम डिफरेंस बताना है तो हम क्या करेंगे, वो पॉइंट निकालेंगे जो दोनों में डिफरेंस पैदा कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कौन सा पॉइंट पैदा करता है? इनका डायगोनल। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल निकालें और अगर दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है तो इसका मतलब वो स्क्वायर है, और अगर दोनों ही डायगोनल अनइक्वल है तो इसका मतलब वो रोम्बस है। तो वो पॉइंट जो दोनों में कॉमन है उसे हम सिमिलैरिटी पता कर पाएंगे, और वो पॉइंट जो दोनों में सिमिलर नहीं है उसे हम डिफरेंस बता पाएंगे। तो डायगोनल के बेसिस पे हम ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि वो स्क्वायर है या रोम्बस। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ से ये फ्रेमिंग होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा बनता है वो ये देखिए। ये कि आपको ये बोला जाएगा कि हाँ, इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस, अब इक्विडिस्टेंस का क्या सेंस है? वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को अलग से कराना नहीं चाहता हूँ बिकॉज ये सेकंड वाले में कवर अप हो जाता है, बट एज अ बिगनर आपको ये भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। आपको बोला जाएगा कि कोई पॉइंट ए है जो किसी बी पॉइंट और किसी सी पॉइंट, यानी किसी 2 पॉइंट से, क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, किसी 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब ये ए बी से इक्वल डिस्टेंस पर है और ये ए सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका क्या सेंस बनता है कि ए बी का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो आप बोलोगे इसमें यूनिक क्या है? मैं कहूंगा उसमें यूनिक है। आपको बोल दिया जाएगा कि ए के कोऑर्डिनेट है 4,2, बी के कोऑर्डिनेट है 6,3 और सी के कोऑर्डिनेट है 4,2।
या 4, मान लीजिए, ठीक है। और आपको इस ए को कैलकुलेट करना होगा, तो आप सबसे पहले ए बी निकालोगे तो अंडर रूट में आएगा, फिर आप ए सी निकालोगे वो भी अंडर रूट में आएगा, दोनों तरफ का अंडर रूट हट जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो, और फिर हमने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है डिस्टेंस दोनों तरफ से, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करके करेंगे, हो जाएगा। बट अभी आपका क्या काम है, समझ लेना कि हाँ यार इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, विच इज इक्वी डिस्टेंस टाइप क्वेश्चन, तो वहां पे सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, क्वेश्चन नहीं, ये एक पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। वो ये है कि बोल दिया जाता है कि कोई पॉइंट जो है, मैं इस तरीके से लिख देता हूं, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर बना हुआ है, तो इससे आप क्या समझते हो, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लो कि मैंने ये एक ग्राफ बनाया एंड मुझे ऐसा ही सिमिलर यहां पे भी बनाना चाहिए, ये मैंने दूसरा बनाया। देखो, जब मैं बोलता हूं कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर बना हुआ, इसका मतलब वो इधर बना होगा, और जब मैं बोलता हूं कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर बना होगा, मतलब वो इस वाई एक्सिस पर बना होगा। लेकिन क्या मतलब है, जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर बनता है तो उसके कोऑर्डिनेट को लिखते हैं हम a,0, और जब कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर बनता है तो उसके कोऑर्डिनेट को लिखते हैं हम 0,a। लेकिन क्यों, इसका सेंस ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर बना, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ किस पर चल रहा है, एक्स एक्सिस पर चल रहा है। लेट से कि वो यहां तक गया, तो अगर आप ध्यान से देखो ये कोई ए पॉइंट है जो सिर्फ एक्स एक्सिस पर चला, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x,y होगा। तो जब वो कोई पॉइंट x एक्सिस पर चला, इसका मतलब वो सिर्फ x पर चला, y एक्सिस पर वो नहीं चला। तो x एक्सिस पर चला तो लेट से सम a डिस्टेंस चला, अब a कोई भी नंबर हो सकता है, 4 यूनिट 2 यूनिट, तो इसीलिए वेरिएबल का फॉर्म दे दिया गया a। और y एक्सिस पर वो नहीं चला, मतलब वो कितना चला, 0 चला। दैट्स वाई अगर बोलता है क्वेश्चन कि वो सिर्फ और सिर्फ एब्सिसा पर चला या एक्स एक्सिस पर चला, तो उसके कोऑर्डिनेट को लिखते हैं हम a,0। या अगर बोला जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पर चला, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इस पर चला, मतलब लेट से कि वो यहां तक गया, लेट से दिस इज बी पॉइंट, तो अगर वो y एक्सिस पर चला, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट निकाले x,y, तो x पर तो वो चला ही नहीं, वो क्या बोल रहा है, सिर्फ y पर चला, तो x 0 हो जाएगा और y लेट से a हो गया। ए वेरिएबल का नाम दे दिया गया, लेट से कि वो y एक्सिस पर 1 यूनिट चला, 2 यूनिट चला, 3 यूनिट चला, 4 यूनिट चला, जितना भी चला वो एक ही जगह पे हम लिख देते हैं। तो वेरिएबल फॉर्म में a,0 और 0,a लिखते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर भी, बट मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरा काम है। देखो, जब मैं कोई पॉइंट इधर 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 कहीं बनाता हूं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये x और y दोनों पे चला, ये x पर भी चल रहा है, y पर भी चल रहा है, ये x पर भी चल रहा है, y पे भी चल रहा है, ये x पे भी चल रहा है, y पर भी चल रहा है। लेकिन जब कोई पॉइंट सिर्फ और सिर्फ x पर बनाया जाता है, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ चल रहा है, x पर चल रहा है। या कोई पॉइंट y एक्सिस पर चल रहा है, तो वो सिर्फ y पे चल रहा है, x पे नहीं चल रहा। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है, विच इज क्वेश्चन नंबर 6 बोल सकते हो आप, वो ये कि आपसे बोला जाएगा कि कोई भी पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं। तो कॉलिनियर का कैसे पता लगाते हैं, तो 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं कॉलिनियर के केस में, एक ए, एक बी और एक सी। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर हैं, तो हमेशा ए बी यानी इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस यानी बी सी इक्वल होता है इस पूरे ए सी डिस्टेंस के, ठीक है। एक और तरीका होता है कॉलिनियर पता लगाने का कि कोई 3 पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर है कि नहीं, लेकिन वो मैं आपको इसी चैप्टर के 3rd एक्सरसाइज से पहले बताऊंगा, अभी नहीं, अभी वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, और ये तरीका है कोई भी 3 पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर है कि नहीं इसका पता लगाने की। सो उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया बताया उसे आपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा, इसको समझा होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है कि नेक्स्ट पार्ट में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन और करेंगे, और साथ के साथ मैं बताऊंगा कि हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और 101% क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम होते हैं सीबीएसई में,
और जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको अगर पेपर में अलग तरह का क्वेश्चन भी आ गया तो आप अपने इस माइंडसेट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैपेबल होगे। सो अगर कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।